सो जाएं जनाब, कैसे सो जाएं जनाब, कुछ फर्ज अभी बाकी है, माँ के गहने गिरवी, बाप के कर्ज बाकी है। वेलकम स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल जीत कोचिंग क्लासेज में। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के लेसन 2 का अध्ययन करेंगे। लेसन 2 है हमारा बहुपद, ठीक है। लेसन 2 क्या हमारा बहुपद है, हमें बहुपद के बारे में इस लेसन में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि बहुपद किसे कहते हैं। किसे जानेंगे? बहुपद को। बहुपद किसे कहते हैं, ठीक है। तो बहुपद क्या होता है? चर, अचर, गुणांक वाले और घात वाले बीजगणितीय व्यंजक क्या कहलाते हैं? बहुपद कहलाते हैं, ठीक है। क्या होता है? चर, अचर, गुणांक और घात वाले बीजगणितीय व्यंजक बहुपद कहलाते हैं, ठीक है। यहां पे हम लिख लेते हैं कि चर, अचर, गुणांक और घात वाले बीजगणितीय व्यंजक, बीजगणितीय व्यंजक बहुपद कहलाते हैं, ठीक है। बहुपद क्या होता है कि चर, अचर, गुणांक और घात वाले बीजीय व्यंजक क्या कहलाते हैं? बहुपद कहलाते हैं, ठीक है। अब बहुपद की तो ये परिभाषा हो गई। जैसे हो जाएगा बहुपद कौन कौन से हो जाएंगे? जैसे 2x, या हम लिख सकते हैं 3x² + 5, या लिखा जा सकता है x² + 5x + 6। ये सब हमारे क्या हैं? बहुपद के उदाहरण हैं। यहाँ पे जो x, y, z होता है इन्हें हम चर कहते हैं, और जो हमारे जो अंक गणित के अंक होते हैं, जो अंक होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं? चर कहते हैं, ठीक है। और घात तो आप सभी जानते ही हैं कि किसी भी संख्या के ऊपर जो लिखा जाता है वो हमारी घात कहलाती है, ठीक। तो अब इसमें चर और अचर किसे कहते हैं ये जान लेते हैं। चर क्या होता है? वह राशियां जिनका मान बदल सकता है या बदलता है वे चर कहलाते हैं, और वे राशियां जिनका मान स्थिर रहता है यानी नहीं बदलता वो हमारे अचर कहलाते हैं, ठीक है। जैसे हम देख सकते हैं कि 1, 2, 3, 4 इनके मान किसी भी कंडीशन में बदल नहीं सकते, तो ये हमारे क्या होते हैं? चर होते हैं। और x, y, z ये क्या होते हैं? इनके मान, जैसे x यहाँ पे हमने 1 रखा तो बहुपद कुछ और मिलेगा, x यहाँ पे हमने 2 रखा तो बहुपद कुछ और मिलेगा। तो इस प्रकार से ये क्या होते हैं? ये बदल सकते हैं, तो इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? चर कहा जाता है। यानी जिनके मान बदलते हैं वो हमारे चर होते हैं, और जिनके मान नहीं बदलते वो क्या होते हैं? हमारे अचर होते हैं, ठीक है। चर अचर क्लियर हो गया, बहुपद क्लियर हो गया। अब इसके बाद हमें देखना है बहुपद के प्रकार। क्या देखना है? बहुपद के प्रकार, ठीक है। बहुपद के प्रकार कितने होते हैं? इन्हें किस तरह से निरूपित किया जाता है? तो जो बहुपद होता है, बहुपद को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। बहुपद के प्रकार को 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है पद के आधार पे, और दूसरा होता है घात के आधार पर। यानी पदों के आधार पर बहुपद के अलग प्रकार होते हैं और घात के आधार पर बहुपद के अलग प्रकार होते हैं, ठीक है। तो जो पद के आधार पर पहला प्रकार होगा उसे कहते हैं एक पदी बहुपद। उसे हम क्या कहते हैं? एक पदी बहुपद कहते हैं। जैसे यहाँ पे x है, या इसे हम 3x² लिख सकते हैं, या y³ लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें इनमें पद जो हैं वो क्या है? सिर्फ अकेले हैं, यानी इसमें प्लस या माइनस करके कोई अन्य पद ना तो जुड़ा है ना ही घटाया गया है। तो जब कई बहुपद एक दूसरे के साथ प्लस या माइनस चिन्ह के साथ जुड़ते हैं या घटते हैं, तो इस प्रकार के जो पद होते हैं तो उसमें कई सारे पद आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम x देखें, इसमें कुछ ना तो जुड़ा है ना तो घटा है। यहाँ पे 3x² है, इसमें भी ना तो कुछ जुड़ा है ना तो घटा है, सिर्फ 3 का गुणा x² में हुआ है। और y³ देखें तो यहाँ पे भी घात 3 है, लेकिन ना तो कुछ जुड़ा है ना ही कुछ घटा है। इसका मतलब ये सब क्या होंगे? हमारे एक पदी बहुपद हो जाएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद सेकंड इसका जो प्रकार होता है वो होता है द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद। तो द्विपदी बहुपद क्या होता है? ऐसे बहुपद जिनमें पदों की संख्या 2 होती है, उसे हम क्या कहते हैं? बहुपदी
उसे क्या कहते हैं, हम द्विपदी बहुपद कहते हैं। ठीक है, जैसे हो जाएगा ये x प्लस 5 हो गया या x स्क्वायर प्लस 5x हो गया। इस प्रकार के जो बहुपद होंगे वो हमारे क्या कहलाते हैं, द्विपदी बहुपद कहलाते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद होता है ये त्रिपदी बहुपद। क्या हो जाएगा, त्रिपदी बहुपद। तो त्रिपदी बहुपद किसे कहते हैं, ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या 3 होती है उसे हम क्या कहते हैं, त्रिपदी बहुपद कहते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, तो यहाँ पे देखिए हम प्लस चिन्ह के साथ 3 पद दिया गया है। एक हो गया एक्स स्क्वायर, दूसरा हो गया 5x, तीसरा हो गया 6। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, पद के आधार पर बहुपदों के प्रकार। अब इसके बाद दूसरा है घात के आधार पर। तो घात के आधार पर जो पहला प्रकार होता है उसे हम कहते हैं रैखिक बहुपद। क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद। घात के आधार पर जो पहला प्रकार होता है वो होता है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, ऐसा बहुपद जिसकी घात कितनी हो, 1 हो। जैसे x हो गया, या हम यहाँ पे y प्लस 5 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर देखें x की घात कितना है, 1 है। यहाँ पर अगर हम देखें तो y की घात कितना है, 1 है। यानी जो हमारे चर होंगे अगर इनकी अधिकतम घात 1 है तो इस प्रकार का जो बहुपद होगा उसे हम क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। ठीक है, फिर दूसरा जो होता है, दूसरा है हमारा द्विघात बहुपद। क्या है, द्विघात बहुपद। दूसरा है हमारा द्विघात बहुपद। ठीक है, अब द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात 2 हो उसे हम क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं। उदाहरण के रूप में हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, हम यहाँ पे 5 लिख लेते हैं, या लिख सकते हैं इसको एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। यहाँ पर देखिए पदों की संख्या 2 ही है, लेकिन घात अधिकतम घात 2 है, इसलिए हमारा क्या है, द्विघाती बहुपद है। यहाँ पर अगर देखिए हम पदों की संख्या 3 है, मगर बहुपद की जो घात है, जो हमारे चर की सबसे बड़ी घात है वो कितनी है, 2 है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद हो जाएगा। ठीक है, फिर तीसरा जो प्रकार है वो है हमारा त्रिघात बहुपद। क्या है, त्रिघात बहुपद। तो त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं, ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात 3 होती है उसे हम क्या कहते हैं, त्रिघात बहुपद कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, त्रिघात बहुपद। जैसे यहाँ पे अगर x क्यूब ही क्यों ना दिया गया हो, पद तो इसमें एक ही है, लेकिन अगर घात की बात करें तो घात कितना है, 3 है। घात कितना है, 3 है, तो इसलिए ये हमारा क्या होगा, त्रिघात बहुपद हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम और भी उदाहरण लिख सकते हैं। जैसे x की घात 3 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7। यहाँ पे अगर देखें तो पदों की संख्या 4 है, मगर जो घात है, अधिकतम जो घात है वो कितनी है, 3 है, इसलिए क्या हो जाएगा, हमारा त्रिघात बहुपद हो जाएगा। तो इस प्रकार से पद के आधार पे और घात के आधार पे बहुपदों के अलग अलग प्रकार होते हैं। पद के आधार पर एक पदी बहुपद जिसमें पदों की संख्या 1 होगी, द्विपदी बहुपद जिसमें पदों की संख्या 2 होगी, त्रिपदी बहुपद जिसमें पदों की संख्या 3 होगी। ठीक है, और अगर हम घात के आधार पे आए तो पहला हो जाएगा हमारा रैखिक बहुपद जिसमें घात 1 होती है, दूसरा हो जाएगा हमारा द्विघात बहुपद जिसमें घात 2 होगी, और तीसरा हो जाएगा हमारा त्रिघात बहुपद जिसमें घात कितनी होगी, 3 होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हो जाएंगे बहुपद के प्रकार। फिर इसके बाद इसमें हमसे पूछा जाता है बहुपद की घात। क्या पूछा जाता है, बहुपद की घात। फिर इसमें हमसे पूछेगा बहुपद की घात। तो बहुपद की घात क्या होता है कि अगर मान लो कोई एक बहुपद दिया गया है, एक बहुपद यहाँ पे हम लिख लेते हैं 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7, और हमें बताना है कि इसमें बहुपद की घात कितना होगा। किसकी घात बताना है, बहुपद की घात। तो बहुपद की घात निकालने के लिए हम ये देखते हैं कि जो इसमें हमारा चर है उसकी सबसे बड़ी घात कितनी है। तो इसमें हमारा चर क्या है, x है, x की सबसे बड़ी घात कितनी है, यहाँ पे x की घात 1 है, यहाँ पे x की घात कितना है, 2 है, तो बड़ा कौन हुआ, 2 हुआ, इसलिए बहुपद की घात कितना हो जाएगा, इसमें 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगी बहुपद की घात, यानी किसी भी बहुपद में चर की सबसे अधिकतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद फिर पूछा जाता है बहुपद का गुणांक। तो यहाँ पे हमें क्या पूछा, गुणांक। अगर हमें किसी भी संख्या का गुणांक बताना है, किसी भी पद का गुणांक बताना है, उदाहरण के रूप में हमसे पूछ लेता है कि x स्क्वायर का गुणांक बताइए,
एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अगर हम इसी बहुपद को एग्जाम्पल के रूप में ले 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7, तो इसमें जो एक्स स्क्वायर है उसके साथ में कितने का गुणा है 5 का, तो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक इसमें होगा वो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो गुणांक क्या होते हैं, किसी भी पद के साथ में जिस अचर पद का गुणा होता है वो उसका गुणांक कहलाता है। ठीक है, गुणांक क्लियर हो गया, बहुपद की घात क्लियर हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखा बहुपद के बारे में, बहुपद के प्रकार देखे गए और बहुपद की घात और गुणांक देखिए। ठीक है, अब हमें देखना है कि अगर मान लीजिए यदि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्यक क्या है, शून्यक अल्फा और ये क्या हमारा अल्फा है। ठीक है, अल्फा और बीटा हो तो एक बहुपद है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये क्या है हमारा एक द्विघात बहुपद है। ठीक है, तो यदि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फा और बीटा हो, यदि कोई भी बहुपद दो घात का है तो उसमें अधिकतम जो शून्यांकों की संख्या होगी वो कितनी होगी, सिर्फ 2 होगी। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्यक अगर अल्फा और बीटा हैं तो हमें यहाँ पे क्या मिलता है कि शून्यांकों का जो योगफल होता है, क्या होता है, शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल ये बराबर हो जाएगा माइनस एक्स का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, शून्यकों का जो योगफल होगा वो बराबर हो जाएगा माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। या इसे हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, शून्यांक हमारे कौन से अल्फा और बीटा हैं, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा माइनस बी। एक्स का गुणांक क्या है, यहाँ पे एक्स है, एक्स के साथ में किसका गुणांक बी का, तो एक्स का गुणांक हो जाएगा बी और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है ए, यानी अल्फा प्लस बीटा शून्यांकों का जो योगफल होता है वो हमारा क्या होता है माइनस बी बटे ए। ठीक है, यानी अगर हमें किसी भी द्विघात बहुपद में शून्यांकों का योगफल निकालना है तो उसे हम किस रूप में लिख सकते हैं, माइनस बी बटे ए के रूप में लिख सकते हैं। और फिर इसके बाद होता है शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल। ठीक है, तो शून्यांकों का गुणनफल ये बराबर होता है अचर पद बटे में आ जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी इसे हम लिख सकते हैं शून्यांकों का गुणनफल, यानी अल्फा हमारा पहला शून्यक, दूसरा बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा सी बटे ए। तो इसे ये क्या हो जाएगा हमारा शून्यांकों का गुणनफल। अगर कोई भी द्विघात बहुपद है तो उसके शून्यांकों और गुणांकों के बीच में जो संबंध होता है वो होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए, और जो शून्यांकों के गुणनफल के बीच में संबंध होता है वो होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। ठीक है, ये हो जाएगा शून्यांकों और गुणांकों के बीच में संबंध। इसके बाद अगर हमें किसी भी द्विघात बहुपद के शून्यांकों का मान पता है, शून्यांक अगर पता है तो कोई भी जो द्विघात बहुपद होता है, कोई भी क्या द्विघात बहुपद जो होता है उसे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये किसी भी द्विघात समीकरण का मानक सूत्र होता है, यानी अगर हमें कोई भी द्विघात समीकरण बनाना है तो हम इस फॉर्मूले का यूज करके उसे हम बना सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ये क्या होता है, शून्यांकों का योग होता है, इंटू एक्स हो जाएगा, फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, ये होता है शून्यांकों का गुणनफल। ठीक है, इसकी सहायता से हम कोई भी द्विघात बहुपद बना सकते हैं। ठीक, अब जिस तरह से द्विघात बहुपद में अल्फा और बीटा होते हैं उसी तरह से त्रिघात बहुपद में क्या होते हैं, अल्फा बीटा और गामा होते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद, तो त्रिघात बहुपद क्या होता है, यदि
यदि एक त्रिघात बहुपद ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के शून्यक अल्फा बीटा गामा हो तो, ठीक है। एक त्रिघात बहुपद है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के शून्यक अल्फा बीटा गामा हो तो इनका जो मिलेगा योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये बराबर हो जाएगा -b/a, ठीक है। अगर 3 शून्यक होंगे, अगर कोई भी त्रिघात बहुपद है तो उसमें शून्य कितने होंगे? 3 होंगे, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर हो जाएगा -b/a। इसी तरह से अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ये बराबर होता है c/a के, ठीक है। और तीनों शून्यांकों का जो गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -d/a, ठीक है। ये हो जाएगा शून्यांकों को योगफल का फॉर्मूला। अगर हमें कोई भी त्रिघात बहुपद ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी दिया गया है तो उसके शून्यांकों का जो योगफल होगा वो बराबर हो जाएगा b हमारा क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक है, -x स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक, ठीक है, यानी -b/a। और अगर इसके बाद दूसरा क्या होता है, किन्हीं भी दो शून्यांकों के गुणनफल के योग अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ये बराबर हो जाएगा c/a। फिर इसके बाद तीसरा है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, यानी शून्यांकों के गुणनफल का जो मान होता है वो हो जाएगा -d/a, यानी माइनस अचर पद बटे a, ठीक। तो यानी अगर हमें कोई भी त्रिघात बहुपद बनाना हुआ जिसके शून्यकों का योग गुणनफल हमें पता हो तो इसका जो मानक समीकरण बनेगा, जो मानक सूत्र होगा वो हो जाएगा x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर रहेगा और फिर यहाँ पे आ जाएगा x प्लस हो जाएगा अल्फा बीटा गामा। ये हो जाएगा किसी भी त्रिघात बहुपद का मानक समीकरण, ठीक है। इस तरह से हम किसी भी एक त्रिघात बहुपद के मानक समीकरण को लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा किसी भी त्रिघात बहुपद के शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध, और ये हो जाएगा किसी भी त्रिघात बहुपद का एक मानक समीकरण, ठीक। तो यहाँ पे जो हमें लेसन 2 में बहुपद के बारे में पढ़ना है तो बस इतने ही फॉर्मूलों का हमें उसमें यूज करना है, इससे ज़्यादा फॉर्मूले हमारे बहुपद में नहीं है, ठीक है। तो ये इसका बेसिक हो गया बहुपद का। हमने बहुपद के बारे में पढ़ा, बहुपद के प्रकार के बारे में पढ़ा, बहुपद की घात क्या होती है इसे जाने, शून्य किसे कहते हैं, उसके बाद द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद के शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच में क्या संबंध होता है ये देखा गया। और उन्हें अगर हमें किसी भी द्विघात या त्रिघात बहुपद के शून्यांक पता हैं तो उसका द्विघात बहुपद या त्रिघात बहुपद कैसे बनेगा ये भी हमने देखा, ठीक है। अब हमें आगे क्या पढ़ना है, प्रश्नावली 2.1, ठीक। आइए स्टूडेंट्स हम प्रश्नावली 2.1 देखते हैं। प्रश्नावली 2.1 में हमें निम्नलिखित ग्राफ का अध्ययन करके उनके शून्यकों की संख्या बतानी है, यानी जो ये ग्राफ दिया गया है हमें इसका अध्ययन करना है और इस बहुपद में कितने शून्यक होंगे ये बताना है। तो शून्यकों के लिए हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि इस पे जो रेखा या जो वक्र होगा वो एक्स अक्ष को कितनी जगह पे प्रतिच्छेदित करता है या कितनी जगह पे स्पर्श करता है। जितनी बार उसको प्रतिच्छेदित करेगा या स्पर्श करेगा शून्यकों की संख्या उतनी होगी। तो इस वाले अगर हम ग्राफ का अध्ययन करें पहले नंबर का, तो इसमें हमने देखा कि एक्स अक्ष को कोई भी रेखा या वक्र प्रतिच्छेदित नहीं कर रहा है, तो इसलिए इसमें जो शून्यकों की संख्या होगी क्या होगी, शून्यकों की संख्या जो होगी ये बराबर हो जाएगी 0, क्योंकि यहाँ पे कोई भी
रेखा एक्स अक्ष को प्रतिच्छेदित या काट नहीं रही है, इसलिए शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। दूसरे वाले ग्राफ की अगर बात करें, इस वाले ग्राफ की, तो इसमें हम देख सकते हैं कि ये जो वक्र खींचा गया, ये वाला वक्र एक्स अक्ष को कहाँ पे, सिर्फ एक जगह प्रतिच्छेदित कर रहा है। तो अगर एक जगह प्रतिच्छेदित करेगा तो शून्यकों की जो संख्या होगी, शून्यकों की जो संख्या होगी, शून्यकों की संख्या ये बराबर हो जाएगा, कितनी जगह प्रतिच्छेदित हो रहा है, एक जगह, इसलिए शून्यकों की संख्या भी कितनी होगी, 1 होगी। ठीक है। फिर तीसरे ग्राफ की अगर हम बात करें, तो तीसरे ग्राफ में हम देख सकते हैं ये वक्र एक्स अक्ष को यहाँ पे प्रतिच्छेदित कर रहा है, यहाँ पे कर रहा है और यहाँ पे कर रहा है, यानी 1 2 3 कितनी जगह प्रतिच्छेदित कर रहा है, 3 जगह प्रतिच्छेदित कर रहा है। तो शून्यकों की जो संख्या होगी, शून्यकों की संख्या ये बराबर हो जाएगा कितना, 3 आ जाएगा। यहाँ पे शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है। इस तरह से पहले वाले ग्राफ में कहीं भी प्रतिच्छेदित नहीं कर रहा था, शून्य मिल गया हमें 0। दूसरे वाले में एक जगह प्रतिच्छेदित कर रहा था तो शून्य मिल गया 1, और तीसरे वाले में प्रतिच्छेदित कर रहा था 3 जगह तो शून्य मिल गए कितने, 3। ठीक है। चौथे ग्राफ की बात करें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये एक्स अक्ष को 2 जगह प्रतिच्छेदित कर रहा है। ठीक है। तो इसमें जो शून्यकों की संख्या होगी, किसकी, शून्यकों की संख्या ये बराबर हो जाएगा कितनी, 2। ठीक है। इसमें कितना आ गया, 2 आ गया। इस वाले अगर हम ग्राफ में देखें तो ये 1 2 3 4, तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है। इस वाले ग्राफ की बात करें तो 1 2 3, इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो इसमें शून्यकों की संख्या, किसकी, शून्यकों की संख्या ये बराबर हो जाएगा, 3। शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ये कितनी जगह प्रतिच्छेद कर रहा है, 1 2 3। तो इस तरह से हम दिए गए ग्राफ का अध्ययन करेंगे कि दिया गया उसमें जो वक्र है या जो रेखा है वो एक्स अक्ष को कितनी जगह पे प्रतिच्छेदित कर रही है, जितनी जगह प्रतिच्छेदित करेगी या स्पर्श करेगी शून्यकों की संख्या उतनी रहेगी उस बहुपद में। ठीक है। तो इस तरह से प्रश्नावली 2.1 कंप्लीट हो चुका है। अब हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे प्रश्नावली 2.2 के साथ। तो फिर मिलते हैं दोस्तों।